जाएंगे अपन। और ऐसे का प्रगलन क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है प्रगलन करने की। तो पहले अपन परिभाषा लिखेंगे, वर्जित ऐसे की कोक व गालक, परिभाषा आ गई गालक के पीछे। वर्जित है इसमें कोक व गालक मिलाकर उच्च ताप पर वात्या भट्टी में गरम करने की प्रक्रिया प्रगलन कहते हैं। प्रगलन के फलस्वरूप अयस्क ये प्रगलन की परिभाषा है। क्या करेंगे, वर्जन हो गया था तो वर्जन से जो अयस्क प्राप्त होता है उस अयस्क में एक मिलाएंगे कोक, मतलब कार्बन, एक कोक और एक गालक मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करने की ताप क्या होना चाहिए, उच्च रहना चाहिए। क्योंकि वात्या भट्टी का तापमान काफी ज्यादा होता है तब जाके भट्टी गर्म होती है। लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रखा जाता है तब ये भट्टी बड़ी गर्म होती है। तो वर्जित है इसमें कोक और गालक मिलाकर उस ताप पर वात्या भट्टी में गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्यों करते हैं इसको प्रगलन, प्रगलन के फलस्वरूप अयस्क वो धातु ऑक्साइड में बदल जाती है, यानी अयस्क में से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इसका प्रगलन किया जाता है। तो यह तो इसकी परिभाषा है। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले फिर क्यों क्या था, क्यों का जवाब देंगे कि अयस्क में से धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए प्रगलन की प्रक्रिया की जाती है। प्रगलन की प्रक्रिया किस भट्टी में की जाती है, नाम रखना आपको, वात्या भट्टी में की जाती है। पहले इस वात्या भट्टी की संरचना थी, अब इसकी संरचना नहीं है, सीधा अपन वात्या भट्टी नाम रखेंगे। एक यहाँ पर प्रश्न आता है, बहुत पुराना प्रश्न, यहाँ पर जो वात्या भट्टी होती है काफी लंबी चौड़ी होती है, लोहे का निष्कर्षण इसी भट्टी में किया जाता है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसका नाम होता है कपकोन। तो यहाँ पर प्रश्न आपको याद रखना है, वात्या भट्टी में ढक्कन है वो किस प्रकार का होता है, अपन बता दिए कपकोन ढक्कन। कपकोन ढक्कन का मतलब होता है ऊपर होता है, यहाँ पर लगा हुआ, ये भट्टी होती है यहाँ पर ढक्कन लगा होता है। तो जैसे इधर ऐसे लगा दीजिए तो ये ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। जिससे वाल होता है उस पर दबाव पड़ता है खुल जाता है, जैसे दबाव पड़ता है तो वाल बंद हो जाता है। तो एक तरह का वाल ही होता है जिसका नाम कपकोन होता है। तो ऊपर वाले भाग में लगा होता है ढक्कन, यहाँ पर जैसे ऐसे डालते हैं तो ऐसे दबाव पड़ेगा तो ढक्कन खुल जाएगा और ऐसे का बंद चला जाएगा। जैसे ऐसे डालना बंद कर दीजिए अपन, ढक्कन अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो ढक्कन होता है इसके आकार का एक कपकोन ढक्कन लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये प्रश्न करना आपको, इसकी परिभाषा क्यों करते हैं प्रगलन अपन बता देंगे। अयस्क में से धातु ऑक्साइड बदलने के लिए और वात्या भट्टी में कपकोन ढक्कन लगा हुआ होता है। अगली जो परिभाषा है वो आपकी शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण, क्योंकि 5 पद आए थे, शुद्धिकरण का, सांदन का, निस्तापन और वर्जन का
प्रगलन का और शुद्धिकरण का। तो शुद्धिकरण क्या होती है? शुद्धिकरण की विधियां किसको बोलेंगे अपन को लिखना पड़ेगा तूर्णीकरण, सांद्रण, निस्तापन, वर्जन व प्रगलन से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए शुद्ध धातुएं प्राप्त करने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है क्या जाता है उन्हीं शुद्धिकरण की विधियां कहते हैं। जैसे कौन कौन सी होती? आस्वन विधि, द्रवण विधि, ऊर्ध्वपतन, व विद्युत अपघटन विधि आदि। यह शुद्धिकरण की विधियां होती। क्या अपने पास लगाएंगे? इसका चूर्ण कर लिया, इसका सांद्रण कर लिया, निस्तापन कर लिया, वर्जन कर लिया, कर लिया, सांद्रण कर लिया, निस्तापन कर लिया, वर्जन कर लिया और प्रगलन कर लिया। इतनी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद भी धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं। ये सारे पद अपना ले, लेकिन फिर भी धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उन विधियों को शुद्धिकरण की विधियां कहा जाता है। वो कौन कौन सी विधियां? एक होती है आस्वन विधि। कुछ इस प्रकार की विधियां होती हैं जिनको गर्म करेंगे तो अशुद्धियां वहां बन करके उड़ जाएंगी। कुछ ऐसे उनका शुद्धिकरण वो द्रवण विधि के द्वारा किया जाता है, जैसे टिन का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा करते हैं। कुछ का ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है और कुछ धातु इस प्रकार की होती है जिनका शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। और जितनी इनसे दो धातु प्राप्त इस विधि के द्वारा वो भी पूर्ण से शुद्ध नहीं होती है। द्रवण विधि के द्वारा अगर शोधन करते हैं तो भी धातु शुद्ध प्राप्त नहीं होती। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध नहीं होगी। तो धातु के शुद्धि की सबसे जो महत्वपूर्ण विधि होती है वो होती है विद्युत अपघटन विधि। और यही प्रश्न परीक्षा में आता है, यहाँ से बाकी नहीं। धातु के शोधन की विद्युत अपघटन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। किस प्रकार की धातु का शोधन किया जाता है? जितनी शुद्ध धातु प्राप्त होती है वो इस विधि के द्वारा शुद्ध होता है। इसके बाद में जो अशुद्धियां रहती है, जिस तरह सोना होता है ऊपर लिखा होता है 24/24 कैरेट का, 22/22 कैरेट का, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है, इसमें अशुद्धियां होती है। जब 24 का है, 24/24 का है तो भी वो अशुद्ध है, 22/22 का है तो भी वो अशुद्ध है। क्योंकि पूर्ण रूप से देखना कितनी प्रतिशत धातु शुद्ध प्राप्त होगी इस विधि के द्वारा बताएंगे।
और यही विधि एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिनसे धातु का शोधन किया जाता है। इस विधि के द्वारा जितनी शुद्ध धातु प्राप्त होती है वो हो जाती है, इसके बाद में जो अशुद्धियां रहती है वो धातु में अशुद्धियां मिली रहती है, जो उसको बता देगा कि पूर्ण रूप से शुद्ध धातु में लेकिन 3 विषय में अशुद्धियां हैं। हाँ, विद्युत अपघटन विधि कौन सी होती है देखना। विद्युत अपघटन विधि क्या होती है विधि? धातु के शोधन की सबसे महत्वपूर्ण विधि यही होती है। जितनी धातु शुद्ध प्राप्त होती है वो उस विधि के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद में जो अशुद्धियां रह जाती हैं वही धातु के अंदर ही रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक आयताकार पात्र ले लेंगे, एक पात्र लेंगे अपन। उस पात्र में क्या करेंगे, कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है इस प्रकार का विलयन जिसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, जैसे CuSO4 जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वो विद्युत अपघट्य घोल कहलाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो कोई भी अपन नाम नहीं लेंगे, कोई भी घोल ले लेंगे विद्युत अपघट्य का, किसी भी विद्युत अपघट्य का ले लेंगे तो विद्युत अपघट्य का विलयन, परिभाषा करते हैं विद्युत अपघट्य का विलयन किसको बोलते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का विलयन जिसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो पात्र ले लिया, पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन बढ़ दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, पहले से दो धातु शुद्ध है और प्रयोगशाला में शुद्ध धातु भी होती है, अशुद्ध धातु भी होती है। तो जो धातु शुद्ध है उस धातु के पतली प्लेट बनाएंगे, शुद्ध धातु के पतली प्लेट ले लेंगे जिसका नाम होगा कैथोड। इसको अपन कैथोड बनाएंगे, यानी शुद्ध धातु की पतली प्लेट को अपन क्या बनाएंगे, कैथोड बना देंगे। पतली है जो अशुद्ध धातु है जिसका अपन को शोधन करना है, अशुद्ध जो धातु है जिसका अपन शोधन करना है उस अशुद्ध धातु के मोटी प्लेट, इसका अपन को शोधन करना है, इसको अपन एनोड बनाएंगे। तो शुद्ध धातु की पतली प्लेट को कैथोड और अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट को क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। सूचालक तार की सहायता से क्लिप के द्वारा यहाँ पर क्लिप लगाएंगे दो इसके ऊपर। सूचालक तार की सहायता से कैथोड व एनोड को विद्युत सेल से जोड़ देंगे। ठीक है, विद्युत सेल से जोड़ देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, कुंजी को दबाएंगे। तो कुंजी को दबाने में चूंकि सेल लगा हुआ है तो विद्युत धारा प्राप्त होगी। यह विद्युत धारा कहां से आएगी, इस विद्युत अपघट्य में आएगी, क्योंकि विद्युत का चालक होता है विद्युत अपघट्य। तो इस गोल में जाएगी, गोल में आने के बाद में क्या होगा, जो अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट है एनोड, इसमें से शुद्ध धातु है वो निकल करके किस पर आ जाएगी, कैथोड पर जमा हो जाएगी। यहाँ पर जमा हो जाएगी, शुद्ध धातु निकल कर इस पर जमा होती जाएगी। शुद्ध धातु निकल कर कैथोड पर जमा हो जाएगी। इसमें से जितनी भी जो भी शुद्ध धातु वो सारी की सारी शुद्ध धातु निकल करके कहां पर आ जाएगी, कैथोड पर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। क्यों, इसमें से शुद्ध धातु यहाँ पर आएगी तो कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, एनोड वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और यहाँ से शुद्ध धातु निकल कर यहाँ पर जमा होगी तो ये तो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो जब तक विद्युत धारा प्राप्त करते रहेंगे अपन तब तक इसमें से एनोड में से जो शुद्ध धातु सारी की सारी शुद्ध धातु निकल करके कैथोड पर जमा हो जाती है। अंत में जो अशुद्धियां होती हैं
पर सारी की सारी शुद्ध धातु निकल करके कैथोड पर जमा हो गई। बच्चा क्या यहाँ पर अशुद्ध धातु बची, वो अशुद्ध धातु इस एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी, जिसका नाम मैंने परिभाषा बताई थी एक दिन, जिसका नाम होता है क्या, एनोड पंख। इसी को एनोड पंख बोलते हैं। तब यह परिभाषा पढ़े लिखी थी कि एनोड के नीचे अशुद्ध धातु एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, या एनोड के नीचे एकत्रित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। तो सारी की सारी शुद्ध धातु निकल, यहाँ पर आगे जो अशुद्ध बची वो एनोड के नीचे एकत्रित हुई, जिसको बोलते हैं एनोड पंख। ठीक है, इस विधि के द्वारा प्राप्त धातु 99.99% क्या होती है, शुद्ध होती है। 100% कोई भी धातु शुद्ध नहीं होती। इस विधि के द्वारा 99.99% धातु क्या होती है, शुद्ध होती है। इसका मतलब अशुद्ध या धनात्मक, वह अशुद्ध या धनात्मक, इसका मतलब कोई भी धातु 100% शुद्ध नहीं होती है। तो यही एक विधि है जिसके द्वारा 99.99% धातु शुद्ध प्राप्त की जाती है। कौन कौन सी धातु का शोधन किया जाता है इसके द्वारा, एक तो कॉपर का शोधन विद्युत अपवर्तन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें कॉपर है वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। एक क्या जाता है, सोने का शुद्धि इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो सोना वो भी 99.99% होता है, इसमें सोने में भी शुद्धियां विधि होती है। एक क्या जाता है, चांदी का शुद्धिकरण, इसी विधि के द्वारा किया जाता है, इसमें चांदी में भी शुद्धियां होती है। एक तो सोने और चांदी पहले से शुद्धियां हैं, फिर सुनार इसमें और शुद्धियां मिला देता है, क्योंकि और ज्यादा अशुद्ध हो जाती है। तो तांबे का, सोने का और चांदी का शुद्धिकरण है वो विद्युत अपवर्तन विधि द्वारा ही किया जाता है। यह आपकी विद्युत अपवर्तन विधि है। किस रूप में बताइए, अगर चित्र याद रह जाएगा तो बहुत सरल सी बात है। क्या बता देंगे, एक पात्र लेते हैं, पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन भरते हैं, शुद्ध धातु की पतली प्लेट को कैथोड बनाते हैं तथा अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट को एनोड बनाते हैं। कैथोड व एनोड को सुचालक तार की सहायता से शेल से जोड़ते हैं। कुंजी को दबाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फलस्वरूप एनोड में से शुद्ध धातु निकलकर कैथोड पर जमा हो जाती है। इस प्रकार कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाता है और एनोड धीरे धीरे पतला होता जाता है। अंत में जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, इसे एनोड पंख कहा जाता है। इस विधि से प्राप्त धातु लगभग 99.99% शुद्ध होती हैं। यह धातु के शोधन की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का शोधन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे अपन मिश्र धातु की। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, क्यों बनाई जाती है मिश्र धातु, इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसका कारण लिखेंगे। तो हम बनाएंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये तो परिभाषा, क्या दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दोनों की मात्रा
समान समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या दो से अधिक धातु के मिलाने से जो नई धातु प्राप्त होती है इसको भी मिश्र धातु कहते हैं। तो ये परिभाषा दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्यों बनाई जाती है मिश्र धातु? इसके लिए अपन लिख देंगे धातु की उपयोगिता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिश्र धातुएं बनाई जाती है। क्या बताएंगे? धातु की उपयोगिता व गुणवत्ता। एक तो धातु की उपयोगिता बढ़ जाती है, एक धातु की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो धातु की उपयोगिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं है। पहले परिभाषा दो से धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। क्यों बनाते हैं? धातु की उपयोगिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। अम्लगम की अम्लगम अम्लगम एक शब्द छोटा सा अम्लगम, जिसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी अपन को। क्या? इस प्रकार की मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद यानी पारा, एक धातु पारद हो, अम्लगम कहलाता है। यह परिभाषा है इसकी अम्लगम की। मिश्र धातु की परिभाषा पहले देखिए। तो अम्लगम की परिभाषा क्या होगी? इस प्रकार की मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद हो, दूसरी जगह कोई भी हो, लेकिन एक धातु मरकरी पारा होना चाहिए। अगर कोई मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद है तो इस प्रकार की मिश्र धातु का नाम होता है क्या? अम्लगम होता है। तो यह परिभाषा आपको अम्लगम की लिखनी है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो क्या है? प्रकृति में क्या प्रश्न तो दोनों एक साथ हैं। प्रकृति में सोना व चांदी सबसे तन्य धातु होती हैं। यह प्रश्न है क्या कि प्रकृति में सोना व चांदी सबसे तन्य धातु होती हैं। तो प्रश्न पर बना देंगे कि प्रकृति में सबसे अधिक तन्य धातुओं के नाम लिखिए। ये ऐसी कौन सी धातु जो सबसे तन्य होती है? तन्य का मतलब परिभाषा बताएंगे कि धातु का वह गुण जिसके कण को खींचकर पतले तार में बदला जाता है, यानी धातु से पतले तार बनाए जाते हैं। धातु के गुण को तन्यता कहा जाता है। तो प्रकृति में सोना और चांदी सबसे तन्य धातु है। इसका मतलब यह हुआ कि सोने और चांदी के पतले से पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। बाकी अन्य धातु के इतने पतले तार नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। दूसरा जो प्रश्न अगला वो प्रश्न होगा आपका हीरा कार्बन का अपरूप है तथा अधातु होते हुए भी प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दूसरा प्रश्न है कि हीरा है वो कार्बन का अपरूप है। पार्थ पदार्थ का अपरूपता को वहां पर बढ़ाता।
कार्बन के विभिन्न प्ररूप होते हैं, जिसमें हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, खुदरीन होता, बात आई। और अपरूप का मतलब होता है एक ही पदार्थ के विभिन्न रूप जिनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, इसको अपरूप बोलते हैं। पदार्थ के गुण को क्या बोला जाता है? अपरूपता बोला जाता है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है, पहली बात तो ये, और साथ में अधातु भी है। और अधातु का गुण क्या होता है? अधातु भंगुर होती है, थोड़ी सी चोट मारने पर वो टूट जाती है। लेकिन हीरा है वो कार्बन का रूप और अधातु होते हुए प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो प्रश्न बताना पड़ेगा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? अपन बता देंगे क्या? हीरा होता है। तीसरा जो प्रश्न है वो आपका होगा, एक दिन पहले भी आया था जब विद्युत वाला पाठ चल रहा था, उसमें आया था चांदी व तांबा विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं। क्या बनेगा प्रश्न कि प्रकृति में विद्युत के सबसे अच्छे चालक कौन सी धातु होती हैं? तो अपन बताएंगे चांदी व तांबा। सबसे अच्छे विद्युत के चालक होते हैं चांदी और तांबा। इन दोनों में भी चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन इसका उपयोग करने से क्योंकि प्रकृति में इसकी मात्रा सीमित होती है और काफी महंगी होती है, इसलिए ज्यादा उपयोग करते हैं किसका? कॉपर का, तांबे का। लेकिन प्रश्न दोनों एक साथ चलते हैं, चांदी और तांबा दोनों विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रकृति में विद्युत का सर्वाधिक चालक कौन सी धातु होती है, तो सबसे ज्यादा चालक होती है कौन सी? चांदी होती है। तो सर्वाधिक शब्द आता है तब तो चांदी लिखनी पड़ेगी। और अगर प्रश्न आता है कि प्रकृति में विद्युत के अच्छे चालक कौन से होते हैं, तो अपन बता देंगे चांदी और तांबा बता देंगे।